हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड ऑप्टिक्स। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर हमने फॉर्मेट प्रिंसिपल के बारे में बताया है उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो एक बार जाएं, उस वीडियो को देखें, बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। और उसमें हमने ऑप्टिक्स के जो भी बेसिक या कह सकते हो फंडामेंटल्स हैं उनको भी डिस्कस करा है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में, और एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि कैसे किसी सिस्टम में या कैसे किसी रिफ्रैक्टिंग सिस्टम में इमेज का फॉर्मेशन होता है, या किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है हम देखेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जनरली 3 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। पहला होता है फोकल पॉइंट, ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल पॉइंट, और तीसरा होता है नोडल पॉइंट। क्योंकि सर कार्डिनल पॉइंट क्या होता है? हम जानते हैं कि अगर ऑप्टिक्स की बात करें, या सिंपली कह सकते हो जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो इमेज फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से कोई भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं, या उन पॉइंट को कंसिडर करके हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, क्लास 10th में ये चीज़ दिया हुआ है, क्लास 12th में भी दिया है कि सपोज कर लो कि हमारा एक लेंस दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, एंड ये हमारा पॉइंट हो गया, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसको ने मान लिया F1, इसको मान लिया F2, और इसको मान लिया C2। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑप्टिकल सेंटर की, तो हमने देखा यह भी एक पॉइंट है। कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इधर या फिर इधर की तरफ ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। दूसरा आप जानते हैं कि फोकस होता है, तो फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का ये भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो प्रिंसिपल पॉइंट होता है। प्रिंसिपल पॉइंट भी इसी पे पाया जाता है, लेकिन प्रिंसिपल पॉइंट आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा था 9th 10th या फिर 11th 12th में भी आपने नहीं पढ़ा। प्रिंसिपल पॉइंट आपके लिए एक नया शब्द है, तो वो भी कोई बहुत कठिन नहीं। अभी इस फिगर के माध्यम से मैं समझा दूंगा आपको कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है। तो लगभग आप समझ रहे होंगे कि कार्डिनल पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन जिन पॉइंट की हेल्प से हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं। तो देखते हैं, ऐसे 3 कार्डिनल पॉइंट होते हैं, और तीनों कार्डिनल पॉइंट देखो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, दो पार्ट में, यानी कि कह सकते हो टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। यानी कि 2 फोकल पॉइंट होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं, और 2 नोडल पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है। इसके लिए देखो हमने क्या किया, एक कन्वर्जिंग सरफेस ले लिया। यहाँ पर हमने एक लेंस लिया, कुछ थिकर लेंस लिया है, ऐसे बहुत ही थिक लेंस है ये। ठीक है, हमने एक लेंस ले लिया है जो ये काफ़ी थिकर है। हम जानते हैं कि अगर इसके फोकस से कोई रे ऑफ लाइट इस लेंस में जाएगा, ऐसे हम देख रहे हैं कि अगर इसके फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस लेंस से इमर्ज करेगा तो इसका जो बेंडिंग होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसकी बेंडिंग जो होगी वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट इस लेंस के अंदर इमर्ज करेगा और इमर्ज करने पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वह पॉइंट कहलाता है फोकल पॉइंट। सिंपली तुम प्रिंसिपल फोकस की बात कर लो ना यार, तुमने छोटे क्लास में प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है या फिर यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट को हम फॉल कराते हैं तो यह रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल, या ऐसे कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। ठीक है, सेम वही कंडीशन तो यहाँ पर भी हो रहा है। फोकल पॉइंट इसी प्रिंसिपल फोकस को बोलते हैं जो आप बचपन में पढ़ा करते थे। तो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट क्या है? वह पॉइंट जहाँ से अगर रे ऑफ लाइट किसी कन्वर्जिंग सरफेस से पास करे और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाए तो वह पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल पॉइंट। इसको हमने नाम दे दिया F1। ओके, दूसरा देखो, हमने बताया आपको कि इसमें 2 फोकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, मैं बार बार प्रिंसिपल पॉइंट गलती से बोल दिया। तो 2 फोकल पॉइंट होते हैं। पहला फोकल पॉइंट आपने समझ लिया। दूसरा फोकल पॉइंट देखो क्या है, ऐसा भी होता है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाए, आप तो जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करेगा वह पॉइंट भी फोकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि टोटल 2 फोकल पॉइंट हैं। एक फोकल पॉइंट हमारा F1 हो गया और दूसरा फोकल पॉइंट F2 हो गया। ठीक है,
अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो लेंस ऐसे आपस में कंबाइन है, कंबाइन कर सकते हो कि यानी कि दो डिफरेंट डिस्टेंस पे से रखे हुए हैं और इस ऑब्जेक्ट के फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने ओ कंसिडर कर लिया है। यहाँ से यदि रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा इस वे में, तो हम जानते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर ऐसे ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगा जो प्रिंसिपल फोकस पे रखा होगा, तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारे दूसरे लेंस में जब पास करेगा दूसरे लेंस से, तो इसके फोकस पर कन्वर्ज करेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट इस लेंस के रिस्पेक्ट में देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, यानी इसका कन्वर्जन कहाँ पे होगा, फोकस पर होगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेकंड फोकल पॉइंट। तो हमने देखा कि दो फोकल पॉइंट हैं और दोनों फोकल पॉइंट आपको लगभग समझ में आ चुके होंगे कि फोकल पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल पॉइंट। तो देखते हैं कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है। प्रिंसिपल पॉइंट में भी देखो दो तरह के प्रिंसिपल पॉइंट होगा, ठीक है। देखो एक तो हम जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट, पहले तो इसको समझ लो अच्छे से कि प्रिंसिपल पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, अगर ये यहाँ से बेंड नहीं हुआ रहता इस पॉइंट से, तो ये कुछ ऐसे जाता, ठीक है ना, इस वे में ऐसे जाता। अगर मान लो एक और रे ऑफ लाइट हम ऐसे लेकर के आ रहे हैं, ये भी ऐसे रिफ्रैक्ट कर गया पैरेलल, अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं हुआ रहता तो ये इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाता, ठीक है। इधर भी देख लो ये कुछ ऐसे आता, अगर हम एक और रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करा रहे हैं तो ये भी जो है रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आता। लेकिन हो क्या रहा है, ड्यू टू बेंडिंग इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो जिस पॉइंट से इसका डायरेक्शन चेंज होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट से आपने देखा कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट को हमने बोला प्रिंसिपल पॉइंट। अब तुम सोच रहे होगे कि सर प्रिंसिपल पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि रे ऑफ लाइट यहीं से पास करे, हो सकता है कि रे ऑफ लाइट मैं यहाँ से पास करा दूँ तो भी तो एक प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पे भी बन गया। एक और बना सकते हैं हम, यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करा दिया तो इधर प्रिंसिपल पॉइंट बन गया, ठीक है ना। या फिर इधर से अगर रे ऑफ लाइट पास कराया तो इधर प्रिंसिपल पॉइंट बन गया। तो हमारे मन में ख्याल आएगा कि सर यहाँ पर तो हम चाहें तो बहुत सारे प्रिंसिपल पॉइंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचो कि यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन जो मिल रहा है आपको, इस स्ट्रेट लाइन पर ही हमारा प्रिंसिपल पॉइंट बनता है। तो पहला कंडीशन तो तुमने देख लिया। दूसरे कंडीशन में देखो क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो यह भी किसी एक पॉइंट से जाकर के कन्वर्ज होगा, यानी कि ये ऐसे जाता अगर कन्वर्जन नहीं होता तो, या यहाँ पर भी कर सकते हो कि इस वे में जाता, सीधे जाता अगर कन्वर्जन नहीं होता तो, ठीक है। तो जिस पॉइंट से इसका कन्वर्जन हो रहा है वह पॉइंट क्या कहलाया, प्रिंसिपल पॉइंट कहलाया, ठीक है। तो आपने देखा कि दो स्थान पर प्रिंसिपल पॉइंट मिल सकते हैं। एक तो इस साइड में आपने देखा कि प्रिंसिपल पॉइंट मिल सकते हैं जहाँ से कह सकते हैं रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस कंडीशन में जब ये प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है। और दूसरे कंडीशन में रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो जिस पॉइंट से इसका कन्वर्जन हो रहा है वो पॉइंट क्या कहला दिया, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है ना। तो आपने प्रिंसिपल पॉइंट भी समझ लिया होगा कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों आते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा नोडल पॉइंट, ठीक है। नोडल पॉइंट देखो, अगर हम थिन लेंस की बात करें तो थिन लेंस में हम देख रहे हैं कि दोनों नोडल पॉइंट, यानी कि हमने बोला कि 2 नोडल पॉइंट्स पाए जाएंगे, तो थिन लेंस में दोनों नोडल पॉइंट लगभग ऑप्टिकल सेंटर पर ही होता है, ठीक है, अगर लेंस थिन है तो। लेकिन अगर लेंस थिकर है तो थिकर के केस में देखो 2 नोडल पॉइंट होगा। आपने जो प्रिंसिपल पॉइंट निकाला है इधर भी एक प्रिंसिपल पॉइंट हम जानते हैं हमें मिल सकता है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगा तो, ठीक है। तो इसके बीचों बीच में, यानी कि जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस को, इस पॉइंट पर हमारा मिलता है नोडल पॉइंट। पहला नोडल पॉइंट N1 मिल गया और ये दूसरा नोडल पॉइंट N2 मिल गया, ठीक है। एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ आपको। सपोज कर लो कि ये कोई थिक लेंस है और इस लेंस से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मान लो रे ऑफ लाइट फॉल किया, हो सकता है कुछ ऐसे जाता, ऐसे इंसिडेंट करता, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मीडियम जब चेंज हुआ तो इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये कुछ इस वे में करके कह सकते हो ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ। तो क्या करो, ये पहला जो इंसिडेंट रे जो जा रहा है इसको मैं आगे तक लेके गया, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ था वो पॉइंट एक पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा इधर भी जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है ये पॉइंट हमारा होगा दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट इधर जो है रिफ्रैक्टेड रे को आगे लेकर के आओ और इधर से
इंसिडेंट रे को लेकर के जा रहे हैं तो दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी इंसिडेंट रे यहाँ देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पे मिला ये पहला नोडल पॉइंट हो जाएगा, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिला ये क्या हो जाएगा, दूसरा नोडल पॉइंट हो जाएगा। यानी कि किसी भी लेंस में अगर थिकर लेंस है तो उसमें 2 नोडल पॉइंट होंगे। तो हमने देखा कि जो कार्डिनल पॉइंट होते हैं, कार्डिनल पॉइंट जनरली 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 ऐसे कर सकते 3 प्रकार के होते हैं जिनमें 2-2 कैटेगरी और होती है, यानी कुल मिला के 6 होते हैं। हमने आपको कन्वर्जिंग सिस्टम लेकर के यहाँ पे बता दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया फोकल पॉइंट को। अगर मान लो डाइवर्जिंग सिस्टम होता तो कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अगर डाइवर्जिंग सिस्टम होता तो क्या होता। देख लो कि अगर डाइवर्जिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो लेंस हमने लिया है वह लेंस अगर डाइवर्जिंग लेंस है, इन दैट केस हम जानते हैं कि इसके फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, देखो यहाँ पे इस साइड में जो फोकस है इसको आपने फोन बोला, तो यहाँ पर दूसरे साइड में जो फोकस होगा इसको हम बोलेंगे F1। और यदि रे ऑफ लाइट ऐसे F1 पे फॉल करेगा डायरेक्टली, अगर F1 पे अगर फॉल करता तो F1 पे ना जाकर के ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, इधर भी अगर F1 पे फॉल करेगा इधर से तो F1 पे ना जाकर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो वह पॉइंट जिस पर यदि रे ऑफ लाइट फॉल करे और फॉल करने पर उसका डाइवर्जन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वह पॉइंट कहलाएगा फोकल पॉइंट। तो पहला आपने देखा F1 मिल गया, और दूसरा फोकल पॉइंट मैं इधर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा फोकल पॉइंट देखो कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी सेम वही कुछ कंडीशन, ऐसा ही कुछ कंडीशन होगा कि यदि रे ऑफ लाइट यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और इसमें इंसिडेंट करता है, तो इन दैट केस इसका जो डाइवर्जन होगा वो दूसरे फोकस से होगा, और जिस फोकस से इसका डाइवर्जन होगा वह फोकस कहलाएगा या वह पॉइंट कहलाएगा सेकंड फोकल पॉइंट। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि फोकल पॉइंट क्या होता है और कैसे हम फोकल पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हमने एक कन्वर्जिंग सरफेस के रिस्पेक्ट में बताया और दूसरा हमने डाइवर्जिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में बता दिया है। तो तब तक आप अगर चाहें इसको समझने के लिए या कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे बना लें। मैं भी वीडियो को पॉज करके इसे इरेज करता हूं और बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, देखो किसी ऑप्टिकल सिस्टम के हेल्प से हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मैं एक कन्वर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम लेता हूं। जैसे सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर जो ऑप्टिकल सिस्टम लिया हुआ है, ये जो हमने ऑप्टिकल सिस्टम लिया है, ये ऑप्टिकल सिस्टम एक कन्वर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम है। ठीक है, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर AB ऑब्जेक्ट हमारा पेस्ट है। सपोज करते हैं कि हमारा पहला फोकल पॉइंट है F1 और ये दूसरा फोकल पॉइंट है F2। ठीक है, यहां से एक रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कराते हैं। आपने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, फिर 12th में भी पढ़ा होगा। सेम वही रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हमें यहाँ पर लगाना है। पहला हम जानते हैं कि यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो इसका जो रिफ्रैक्शन होता है वो फोकस से होता है, यानी कि दूसरे एंड से जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, आप जानते हैं ना कि कभी भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो इसका रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है, फोकस से होता है, यहाँ से होगा। ओके, और अगर रे ऑफ लाइट फोकस से फॉल करता है, ऐसे फोकस से फॉल करेगा, तो हम जानते हैं कि जो इसका रिफ्रैक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये एकदम पैरेलल होगा, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, एक और कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सिंपली क्या कर लो, यहाँ से इसके बेस से एक रे ऑफ लाइट ऐसे ऊपर उठाओ और ऐसे लेकर के जाओ। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता है और इसको हम लेकर के इस वे में जाते हैं तो इसका रिफ्रैक्शन यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है तो इसको कन्वर्ज करेगा और जा करके इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे मीट कर जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। हम अपने अगले कंडीशन में क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को कुछ इस वे में लेकर के जाते हैं और हम देखेंगे कि दूसरे पॉइंट से ये जा कर के किसी एक पॉइंट पर मीट करेगा। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे देखो इस वे में ऐसे आकर के कुछ मीट करेगा।
और जिस पॉइंट पर ये मीट करेगा उस पॉइंट से आप देख रहे हो कि यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बी डैश ए डैश। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि जहाँ पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने लिख लिया H1 लिख लिया, ठीक है, और इसको ने मान लिया H2, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने मान लिया ए बी हो गया, इसको मान लिया हमने C, इसको मान लिया D, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया हमने E मान लिया, ठीक है, और इसे हमने मान लिया F, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के हेल्प से ये जो भी पॉइंट हमने कंसिडर किया है या जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इस इमेज फॉर्मेशन के हेल्प से या इस डायग्राम के हेल्प से हम न्यूटन्स फार्मूले को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, तो कार्डिनल पॉइंट का यूज़ करके न्यूटन का जो फार्मूला है हम इसे डिराइव करेंगे। इसे डिराइव करना बड़ा ही आसान है, लेकिन बस समझने का फ़र्क है। जैसे सपोज कर लो कि बी से लेके F1 तक का जो दूरी है वो x1 है, और ये जो फोकल लेंथ है इसको ने मान लिया F1, ठीक है। यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, दूसरा जो फोकल लेंथ है इसको ने मान लिया F2, और फोकल लेंथ से लेकर के हमारे इमेज तक का जो दूरी है इसको ने मान लिया x2, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ दिमाग में फिट करके रखना कि जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होते हैं वो डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये वाला दूरी जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये वाला दूरी भी कैसा होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन जो इसके सेम डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, या फिर सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह दिया, इसके सेम डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा, चाहे फोकल लेंथ हो गया चाहे इमेज डिस्टेंस हो गया, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हियर ट्रायंगल ABF1, ट्रायंगल ए, इसको राइट एंगल ट्रायंगल लिखते हैं ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल ABF1 इज सिमिलर टू राइट एंगल ट्रायंगल CDF1। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया CDF1, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में ये जो दोनों ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल हो गया ABF1 और दूसरा ट्रायंगल हो गया CDF1, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। और यदि दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी एक बराबर होगा। मीन सिंपली वी कैन से कि यहाँ पर हमें मिलेगा AB अपॉन CD विल बी इक्वल टू BF1 अपॉन DF1। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि AB का करस्पॉन्डिंग साइड CD है और BF1 का करस्पॉन्डिंग साइड DF1 है। यहाँ पर हमने देखा कि जो BF1 है, BF1 का डिस्टेंस -x1 है। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि माइनस क्यों कंसिडर किया गया है। अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कन्वेंशन हम जानते हैं कि जो इंसिडेंट रे के से अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस होते हैं, ये इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन हुआ, इधर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सारे डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाते हैं, और इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाते हैं। और यहाँ पे मिल जाएगा -F1, माइनस से माइनस कट गया यानी मिला x1 अपॉन F1, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड सेकंड केस में देखो, इन दो ट्रायंगल को लेकर के देखते हैं। तो इन ट्रायंगल इसका क्या नाम है, H2EF2, यहाँ पे लिखते हैं H2EF2 इज सिमिलर टू, इन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल H2EF2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', F2, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल A', B', F2, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। मीन्स वी कैन राइट हियर H2 इंटू E अपॉन A', B', ठीक है ना। H2E एक डिस्टेंस हो गया, और दूसरा डिस्टेंस क्या है, A', B', दोनों करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के, इसलिए इनका रेशियो बराबर होगा किसके, EF2 अपॉन B', F2, तो B', F2, ठीक है
नाउ और आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि H2E जो दूरी है वो AB के बराबर है, तो लिख सकते हो H2E के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया AB अपॉन A प्राइम B प्राइम विल बी इक्वल टू EF2 अपॉन B प्राइम F2। ये हमारा मिल गया दूसरा इक्वेशन। देखो दोनों इक्वेशन, अच्छा यहाँ पर देखना जरा CD का जो वैल्यू है, CD का, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं एक और स्टेप। ये जो CD का वैल्यू है, ये रहा CD, ये किसके बराबर होगा, A प्राइम B प्राइम के। तो यहाँ पर लिख सकते हो AB अपॉन CD की जगह पर हम लिख सकते हैं A प्राइम B प्राइम विल बी इक्वल टू, मिला हमें X1 अपॉन F1। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर मिला दूसरा इक्वेशन। अब देख रहे हो AB अपॉन A प्राइम B प्राइम, AB अपॉन A प्राइम B प्राइम, यानी कि ये दोनों इक्वेशन एक बराबर हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे इसका वैल्यू भी लिख लो। EF2 का वैल्यू कितना है, F2 है, इसको F2 लिखा। और यहाँ पर देख रहे हो इसका वैल्यू कितना है, B प्राइम F2 का X2 है, तो X2 लिख लिया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, X1 अपॉन F1 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन X2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, न्यूटन फार्मूला मिल जाएगा। यानी यहाँ पे मिला X1 इंटू X2 बराबर F1 इंटू F2, और यही फार्मूला कहलाता है न्यूटन्स फार्मूला। यानी कि सिंपली कह सकते हो कि F1 से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो दूरी होता है उसका, और इमेज से लेकर के F2 तक का जो दूरी है उसका, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा F1 और F2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जिसको हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है इस इमेज के हेल्प से। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, मैं यहाँ से थोड़ा साइड हो गया हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, ये आपके लिए एक अच्छा नोट्स हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि हम इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। दोस्तों मैं कंटिन्यूसली आपके लिए एक एक लेक्चर प्रोवाइड करते रहता हूं जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होता है, और मैं एक भी टॉपिक को, छोटे से छोटे टॉपिक को भी मैं लीव नहीं करता हूं। कोशिश करता हूं कि आपका ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कराया जाए, और यकीनन हौसला रखो और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, एक एक लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। बड़ा ही जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, और आप कोशिश ये भी रहेगी कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बड़े ही शानदार तरीके से क्लियर हो जाए और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ आपको उसका लिंक सबसे पहले मिल जाएगा। सो गाइस, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।